आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दुनिया के कई हिस्सों में हाल के वर्षों के बाद जो बाढ़ है, अत्यधिक बारिश और ग्लेशियरों के पिघलने का और समुद्र के बढ़ते जलस्तर जैसी घटनाओं ने चिंता बढ़ाई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कहीं मानसून के दौरान रिकॉर्ड बारिश देखने को मिलती है तो कहीं लंबे समय तक सूखे जैसे हालात बने रहते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन यानी कि जो शहरीकरण है, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव है, कमजोर जल प्रबंधन है, जैसे कई वजह हैं इन चुनौतियों को और बढ़ा सकती हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आने वाले वर्षों में दुनिया की पानी से जुड़ी और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? क्या भारत को बाढ़ और जल संकट दोनों के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करना होगा? क्या जल संरक्षण, बेहतर आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक चेतावनी प्रणालियां भविष्य के जोखिम को कम कर सकती हैं? ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ विशेषज्ञ चंद्र और जल तत्व से जुड़ी ग्रहों की स्थिति को बताते हैं, लेकिन सतर्कता, वैज्ञानिक तैयारी और जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि दुनिया में बढ़ती जल चुनौतियां, भारत पर उनके संभावित प्रभाव, वैज्ञानिक तथ्य और ज्योतिषीय संकेतों और बचाव के उपायों पर। जी हां, और इस खास चर्चा में मेरे साथ देश के जाने माने ज्योतिषी राज मिश्रा जी और राज पुरोहित मधुर जी मेरे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत शुक्रिया भी। तो राज से मेरा पहला सवाल आपसे आचार्य जी यही है कि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी है। मतलब पहले कभी होता था कि चलो कभी हो रहा है, मतलब कि कभी एकाध घटनाएं हो गई तो उसका जिक्र होता था, उसको हम याद रखते थे। मतलब अब तो ऐसा होता है कि अच्छा यहाँ पर वेनेजुएला में ये हो गया तो उससे बड़ा फिर चाइना में हो गया, चाइना में हो गया तो फिर इंडिया में हो गया। मतलब ये चीजें इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? देखिए, सबसे पहली चीज तो प्रकृति के साथ जो हमारा छेड़छाड़ है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। हम लोग अपने सुख सुविधा के कारण प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जो बिहेवियर हमारा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विषय जरूर है कि ज्योतिष का इन्वॉल्वमेंट, प्लैनेटरी जो पोजीशन है उनके कारण ये जो चीजें हो रही हैं ये सबसे ज्यादा हो रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मानव क्यों प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है? बिकॉज प्लैनेट उस प्रकार की परिस्थितियों को क्रिएट कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऋषि पराशर ने जब लिखा तो लिखा कि भूतम च भविष्यम च वर्तमानम तथैव च सर पारदर्शकम शास्त्रम सिद्धि मोक्ष प्रदायकम। ज्योतिष साधारण शास्त्र नहीं है। आपने कहा कि जो साइंटिस्ट है, जो लोग हैं, वो उसकी तैयारी करेंगे, गवर्नमेंट उसको देखेगी। लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि क्या घटित होने वाला है। आप सोचिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा होने के पीछे कारण क्या है। तो ज्योतिष में जब संहिता ज्योतिष की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि जब भी जल तत्व राशियां पीड़ित हो जाएंगी या जब जल तत्व राशियां पीड़ित हो जाएंगी तो जल के कारण अनेक प्रकार का संकट आएगा। सुनामी आएगी, उपद्रव होगा, कभी वर्षा बहुत अधिक होगी, कभी वर्षा बहुत कम होगी। तो जल के कारण युद्ध जैसे वातावरण बनेंगे, जल के कारण घटनाएं बहुत सारी हो जाएंगी। ये परिस्थिति होती है। अब जल की तीन राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये तीन राशि जो है वो जल तत्व मानी जाती है। इस समय पर पापक ग्रहों में से सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट शनि जो है वो मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, यानी जल तत्व राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। 2027 स्पेशली जून तक रहने वाले हैं। उसके बाद वो मीन में जाएंगे, फिर भी वक्री होकर के मेष में जाएंगे, लेकिन फिर भी वक्री होकर के और आते रहेंगे मीन के अंतर्गत। ठीक है। अच्छा, उसके साथ जो जल तत्व राशि के स्पेशली स्वामी हैं बृहस्पति, वो इस टाइम पर अतिचारी हैं। वो कर्क राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, वो भी जल तत्व राशि में गोचर कर रहे हैं। तो क्योंकि जो जल तत्व राशियां हैं उन राशियों का पाप प्रभाव में होने के कारण आने वाले समय में भी, अभी स्पेशली मैं कह सकता हूं 2027 के जून तक जल से जुड़ी हुई बहुत सारी अप्राकृतिक घटनाएं जो है वो यस निश्चित रूप से शनि हमेशा बड़ी घटनाओं के लिए ही माने जाते हैं। शनि कोई भी घटना देते हैं तो उसका इफेक्ट सबसे अधिक होता है। इस प्रकार की परिस्थिति देखी जाती है। और यहां तो अभी तो अगर मैं जुलाई की ही स्पेशली बात करूं तो आप जुलाई में बहुत सारी घटनाएं देखने वाले हैं। बिकॉज अगर मैं 29 जून से उठा करके बात करूं, 30 जुलाई तक की बात कर लेता हूं, तो यहां पर शनि और मंगल का आपस में
दृष्टि संबंध होने वाला है और उसके साथ 5 मंगलवार इस बीच में पड़ने वाले हैं। भौमवती अमावस्या भी रहने वाली है। तो ये परिस्थिति अगर आप जगत लगन कुंडली 2026 उठा करके देखेंगे तो क्योंकि जगत लगन कुंडली का 2026 देखते हैं तो वहां पर भी जो दशा चल रही है वो राहु की चल रही है और जो अंतरदशा स्पेशली चल रही है वो शुक्र की चल रही है, जबकि राहु सबसे प्रबल प्लैनेट चंद्रमा के साथ है। तो आने वाले समय के अंतर्गत भारत के स्पेशली जो पश्चिमी प्रदेश हैं उन प्रदेश के अंतर्गत काफी सारी घटनाएं होने वाली हैं। विश्व में जो प्रदेश पश्चिम में है या जो प्रदेश उत्तर में है या उत्तर पूर्व में है, इन देशों के अंतर्गत आपको बहुत सारा प्रलय आने वाले समय के अंतर्गत देखने को मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा राजपुरोहित मधुर जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो अभी की परिस्थिति है और जो भारत की अगर भौगोलिक संरचना की बात करें और वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए तो आपको अभी क्या सिचुएशन लगती है और कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित लगता है इस जल प्रलय से, खास करके अगर बात की जाए तो? वर्तमान की जो स्थिति है खुशबू जी, वो कहीं न कहीं एक बहुत ही संकट युक्त है। कुछ समय पहले अभी चल रहा था जैसे नौतपा आया और तमाम प्रकार से भीषण गर्मी से पूरी जनमानस और प्रकृति पूरा त्राहि त्राहि मचा रही थी। ये स्वाभाविक है कि मई से लेकर के और अक्टूबर के मध्य बारिश कहीं न कहीं अत्यधिक होती ही है, लेकिन इनमें कुछ प्रलयकारी संकट आना, वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, उसके लिए मनुष्य कहीं न कहीं सबसे बड़ा एक केंद्र भी बन रहा है और कारक भी बन रहा है। उसका कारण यह है कि सरकार और तमाम प्रकार की गतिविधियां ऐसी हो रही हैं, मनुष्य प्रकृति का संरक्षण नहीं कर पा रहा है। उसको ग्रह गोचर और परिस्थितियों से मतलब तो है, वो कुंडली में ग्रह को तो ठीक कर ले रहा है, आसपास जो वनस्पतियां हैं उसको सही दिशा में वो नहीं ले जाने का प्रयास कर रहा है। गऊ प्रताड़ित स्थिति में है। गऊ माता के पूजन से बहुत सारे ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य होती है। गऊ को चरने के लिए हरा चारा की व्यवस्था ही नहीं, खेत खलिहान सारे सब कहीं न कहीं वो अलग दिशा में चले जा रहे हैं। तो परिस्थिति विपरीत दिशा में होती जा रही है। उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि यह जो संवत्सर चल रहा है वह रौद्र नाम का संवत्सर है। रौद्र नाम के संवत्सर में शांति की कामना करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। भगवान शिव का रौद्र नाम संवत्सर से इस तालमेल को जोड़ा जाता है। भगवान शिव जब अपना नेत्र खोलते हैं, जब शिव तीसर नयन उघारा, चेतवत काम भयो जरि छारा। भगवान शिव के नेत्र जब तीसरा नेत्र खुला था तो उस समय कामदेव जल करके भस्म हो गए थे। ऐसे ही भगवान शिव के नाम का यह रौद्र नाम का संवत्सर, यदि इसमें शांति की मनुष्य कामना करके और अपने आप को निर्द्वंद भाव से चलने का प्रयास कर रहा है तो यकीनन गलत है। मुझे लगता है कि ग्रह गोचर से ऊपर उठ करके प्रकृति के संरक्षण में जीवों का विशेष रूप से ध्यान रखो, नदियों का, वनस्पतियों का विशेष रूप से ध्यान रखो। आरती जहाँ हो रही है वहीं कुछ दूर पर चल करके नदियाँ अपवित्र हैं और उनका स्वरूप ही बदल गया है। सूर्य की पुत्री यमुना जो कि गौरांगी कही गई हैं, गौरांग वर्ण में, लेकिन आज उनकी परिस्थिति हर जगह जब आप देखेंगे तो वो शायद देखने और पीने योग्य जो बात आप राजपुरोहित जी कह रहे हैं, मतलब उससे ये लगता है कि जो भी परिस्थिति उसके लिए इंसान खुद जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार। अगर आप देखिए ना, हमने मतलब अगर एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, वैष्णो देवी आज से 15-20 साल पहले और अब मतलब जमीन आसमान का फर्क है। मतलब हमने इतना ज्यादा डेवलपमेंट, मतलब अतिशयोक्ति कर दी है। शायद यही वजह है कि वो हमें रिटेलिएट हो रहा है इस तरीके से। देवता जो है सदैव जैसे जलाशय के समीप शिवालय होता है, सरोवर के समीप शिवालय होता है, नदियों के समीप शिवालय होता है। उसका कारण क्या है? भगवान शिव सदैव जो है अपने आप को शीतलता चाहते हैं। जब देवी के मंदिर की आप बात करेंगे तो देवी जी का मंदिर पहाड़ों पर क्यों है? क्योंकि एकांतवास में माँ भगवती का स्वयं रह करके पूरी जगत की सृष्टि की रक्षा करना है, उनका उद्देश्य यह है। तो जब परिस्थितियों को आप वहाँ हाईटेक बना रहे हैं, वहाँ एक अलग तरीके से वहाँ लोग जा रहे हैं, हनीमून की तरीके से वहाँ पर अपने आप को उतार रहे हैं, तो कहीं न कहीं परिस्थिति विपरीत होगी। जिस तरीके से केदारनाथ में आपने देखा कि वो तबाही का दौर आया, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति हर जगह करवट ले रही है। इस बात से दूर नहीं भागा जा सकता कि जब तक शनि मीन राशि में 2029 तक हैं, तब तक प्रलय ये प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महीने देखने को मिलेगी। वो चाहे आग से हो, चाहे जल से हो, चाहे थल से हो, पृथ्वी फटे। ठीक है। अच्छा राज मिश्रा जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि जब शनि देता है तो वो जबरदस्त देता है, मतलब काफी बड़ा देता है। अब अगर ये कहा जा रहा है कि 2029 तक अगर ऐसी ही सिचुएशन है, मतलब क्या ये माना जाए कि हमें अब प्रिपेयर रहना है कि कोई भी बड़ी स्थिति हो सकती है? क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं तो होती हैं, वो तो हमने एक बारिश आए, आप देखिए राज्य बदल जाते हैं, नाम बदल जाता है, कमोवेश स्थिति हर जगह एक ही होती है।
होती है, कहीं पर कोई गिर रहा होता है, कहीं पर सड़क गड्ढा, कुछ पता नहीं चलता। मतलब ये तो चलिए छोटी छोटी चीजें, लेकिन कुल मिलाकर क्या बड़ा जल प्रलय, जैसा कि जिक्र केदारनाथ का होता है, जैसा कि और भी जिक्र होती है इस तरह की तस्वीरों की, वैसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं उसके इस स्पष्ट विषय को कहूंगा तो मुझे लगता है, क्योंकि मीन राशि काल पुरुष की अगर देखा जाए तो द्वादश भाव को रिप्रेजेंट करती है, और द्वादश भाव जो सूचित करता है, जिस डायरेक्शन को स्पेशली दिखाता है, वो डायरेक्शन दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है उस डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो स्पेशली अगर मैं दक्षिण पूर्व के परिस्थितियों की बात कर लेता हूं तो वहां पर इस प्रकार की परिस्थिति है कि जो शनि है, तो अगर वो प्रलय है तो साधारण उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। शनि जब भी प्रलय देता है तो बड़ा प्रलय ही देता है। अच्छा, किस प्रकार से प्रलय हो सकती है दक्षिण पूर्व की अगर मैं बात करूं तो वहां प्रलय के क्या कंडीशन होंगे? जैसा कि कुंभ राशि के अंतर्गत राहु गोचर कर रहे हैं। अच्छा, कुंभ राशि भी 11th हाउस को रिप्रेजेंट करती है। राहु शनि दोनों ऐसे प्लैनेट हैं कि जो भी चीजें देते हैं उसका इफेक्ट दीर्घकालीन रहता है, लंबे समय तक रहता है। जो लोग भी शनि की दशा या शनि की 7.5 या शनि के प्रभाव से गुजर रहे होंगे, उन्होंने इस चीज को स्पेशली महसूस किया होगा कि अगर कोई रोग हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो जल्दी नहीं खत्म होती है। दीर्घकालीन जितने रोग हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले जितने रोग हैं, इसके लिए दोनों प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। और एक प्लैनेट वहां कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहा है, दूसरा प्लैनेट जो है वो मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहा है। और स्पेशली 26 जुलाई को शनि जो है वक्री होंगे और कुंभ राशि के अंतर्गत से प्रभाव डालेंगे अपना। तो इसका स्पष्ट मतलब यह है कि जो अभी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, अच्छा, क्योंकि कुंभ राशि जो है वो पृथ्वी तत्व राशि मानी जाती है, क्षमा चाहूंगा, वायु तत्व राशि मानी जाती है। तो वायु के प्रकोप के कारण, जल के प्रकोप के कारण आने वाले समय के अंतर्गत एक बड़े नुकसान का निश्चित रूप से योग है। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपको पता होगा कि मैंने जब हम लोग इसी कार्यक्रम के अंतर्गत डिस्कस कर रहे थे तो एक बार कहा था कि अभी अग्नि से संबंधित जो घटनाएं हैं उसमें बहुत वृद्धि होने वाली है। लोगों को चीजों को संभाल कर रखना चाहिए, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो घर की चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन पर ध्यान रखना चाहिए। और वो हुआ, उसके बाद आपने देखा बैक टू बैक अग्नि संबंधित बहुत सारी दिल्ली से लेके लखनऊ तक घटनाएं, कई जगहों पे बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई। तो इसी प्रकार से जो अभी का समय चल रहा है वो वायु और जल से संबंधित बेहतर नहीं है। तो यही नहीं है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो सरकारें हैं, जो जल से नुकसान होने का, जल से बीमारी उत्पन्न होने का भी योग है, जल से बड़े इन्फेक्शन का भी योग है। जल तत्व राशियां जब पीड़ित होती हैं तो हम यही नहीं कहते कि सिर्फ प्रलय ही आना है। प्रलय तो आना है, लेकिन उसके साथ छोटी छोटी चीजें, लाइक अगर जल में कोई ऐसा केमिकल मिक्स हो गया या कोई जल से कोई बीमारी उत्पन्न हो गई या जल से रिलेटेड जानवर ही मर गए, उसके बाद इन्फेक्शन। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो जल से संबंधित बहुत होंगी। तो क्योंकि ये हमेशा हम लोगों पर ब्लेम किया जाता है कि पहले आप लोग कहां थे, पहले काहे नहीं बताए, ये होना था तो पहले ज्योतिषी काहे नहीं आए। लेकिन रीजन भी है कि ज्योतिषियों की सुनता भी कोई नहीं है। सरकार ज्योतिषियों की, अब मैं आज ही ये बात कह रहा हूं कि भाई ये ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या हमारी कोई सुनने थोड़ी ना जाएगा, जल बोर्ड हमारी थोड़ी ना सुनेगा। जब हो जाएगा तो तब देखा जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार की चीजें जब राशियां भी जो पीड़ित हैं, यहाँ पर ये परिस्थिति रहने वाली ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज राज पुरोहित जी ये जानना चाह रही थी। राज मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि ये चीजें तो होंगी, मतलब कि जो परिस्थितियां हैं वो विकराल है, लेकिन हमने सुना है कि कई बार जो मान लीजिए कि जो विनाश होना होता है ना, तो उसको कम किया जा सकता है, मतलब उसके प्रभाव को, मतलब कि ऐसा होगा कि जो कुछ भी हुआ उसके प्रभाव को हम थोड़ा सा कम कर सके। उसके लिए लोग कर क्या सकते हैं और वो कितना प्रभाव कम कर पाएगा, मतलब कितना नुकसान कम से कम हो, मतलब मेरा पूर्व जब गलती हो जाती है तो उस गलती के सुधार करने में, मनुष्य सुधार करने के लिए वो धर्म का रास्ता अपनाता है, लेकिन उससे पूर्व वो अंगुली माल बन जाता है, उससे पूर्व पहले रत्नाकर होता है, नाना प्रकार की गतिविधियां होती हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करूं कि जब शनि मीन राशि में है तो शनि छाया के पुत्र कहलाते हैं, और जब जल तत्व की राशि में वह गए हैं तो प्रलय आना स्वाभाविक भी है। और प्रलय आने के उद्देश्य यह है कि परिवर्तन सदैव मांगता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये जब जो है अधर्म बढ़ेगा तब तब नया सृजन होगा, और उस नए सृजन में कहीं न कहीं पुनरुत्थान होगा। उसका 2-3 प्रमुख कारण यह है कि वनस्पतियों का लगातार कटना,
हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और यहाँ निशाचरों की इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है कि उन रास्तों को बनाने के चक्कर में हजारों हजार वृक्ष काटते चले जा रहे हैं। और ठेकेदार नाना प्रकार के, इनको राक्षस ही कहेंगे कलयुग के, जो वनस्पतियों को समाप्त करके, जो पीपल में, बरगद में, आम में, इन वृक्षों में आस्था न प्राकृतिक रखते, चीजों को हम खत्म कर रहे हैं कुल स्वाभाविक है कि उसे खत्म करें। दूसरा, ये पैसा कमाने, धन कमाने की जो लोलुपता है व्यक्ति के अंदर, उसमें परिवार का एक तरीके से दोहन हो रहा है, उसकी भावना का दोहन हो रहा है। प्रत्येक घरों में माँ प्रताड़ित है, बहन प्रताड़ित है, पत्नी प्रताड़ित है, बेटी प्रताड़ित है, सुरक्षित नहीं है, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए काम नहीं हो रहा है। हम प्रकृति के सृजन की बात कर रहे हैं, परिवार के सृजन की बात कर रहे हैं, हमको बेटा ध्रुव प्रहलाद जैसा चाहिए, हम अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम पड़ोसी कोई भी माँ ऐसी बीमार है उसकी दवा के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सब अपवाद जो जन्म ले रहे हैं। अब तो बेटा भी प्रताड़ित है प्रभु जी, उसको भी बोल दीजिए। नहीं, बेटा तो देखिए, अब तो वहां भी बड़ा गड़बड़ है। आत्मदेव जी थे, उनकी दो संतानें, हाँ, अब अभी कोई सुरक्षित नहीं है। वो असल में बेटा क्या है, जब आप आरक्षण जैसी परिस्थितियों में अपने मानसिक रूप से विकलांगता की तरफ आप आगे बढ़ते हैं और शिक्षित नहीं होते, सामाजिक ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान और संस्कारों का ज्ञान आपके अंदर नहीं होगा, तो आप समाज में पतित हो जाएंगे। इसलिए स्वयं को सशक्त बनाओ, संस्कारित रखो। और संस्कार कब आएगा? माता पिता से जुड़ोगे, धर्म से जुड़ोगे, मठ मंदिरों से जुड़ोगे, आचार्यों से, ब्राह्मणों से, पुरोहितों को। बच्चे आजकल के पुरोहित जानते ही नहीं कि हमारे कुल में पुरोहित भी होते हैं। हम आपको बताएं कि बड़ी परिस्थितियां विपरीत हैं। ये जल जो प्रलयकारी संकट है, जो आपने टैग लाइन दी है, वो आना स्वाभाविक है, हम इसका स्वागत भी करते हैं। वरुण देवता को हम तो नित्य पाठ करते हैं कि ये सृष्टि में जिस प्रकार से उथल पुथल चल रही है, उस सृष्टि के परिवर्तन के लिए, इनके पापों को धुलने के लिए, इनको काले रंग से गोरा रंग बनाने के लिए, माँ भगवती यमुना को स्वच्छ करने के लिए प्रलय बहुत आवश्यक है। हम इसका खोल करके स्वागत करते हैं। अच्छा राज मिश्रा जी, जो सवाल मैंने राज पुरोहित जी से किया, वो सवाल मेरा आपसे भी होगा कि हम किसी परिस्थिति को, जैसे अब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मतलब इतनी ज्यादा हो गई है कि कहीं कोई विकल्प ही नहीं बचा है। चाहे हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, जहां पर भी जो संभव है मतलब हमने वहां पर वो कर दिया है। कुल मिलाकर ये जो पूरी परिस्थिति है वो अब पूरी नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन अब इसके प्रभाव को हम कैसे करें कि वो कम से कम हो हम पे, मतलब नेगेटिव जो प्रभाव आना है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहले ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। संसार में कुछ नहीं वाला वर्ड नहीं है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर शब्द लिखा कि धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में। अभी पुरोहित जी बात कर रहे थे कामदेव वाले विषय को लेकर के, तो हाँ वही कामदेव वाला ही विषय है कि सबके मन को कामदेव ने हरण कर लिया, लेकिन जिसकी परमात्मा ने रक्षा किया वो निश्चित रूप से सुरक्षित रहा। फिर ग्रहों के बारे में कहा जाता है कि दैत्या नाम बलनाशाय, देवा नाम बल वृद्धये, धर्म संस्थापनार्थाय ग्रह जाता शुभाभयात्। धर्म की स्थापना के लिए ग्रहों की स्थापना है, ठीक है। अब उस परिस्थिति में सबसे पहले तो हमें एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए। यज्ञ बंद हो गए, ठीक है, जबकि यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव था। वर्षा यज्ञ से ही हो सकती है। प्रकृति को अगर मैनेज करना है, जो पेड़ों का भोजन है, पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड खाता है और ऑक्सीजन आपको देता है, राइट। वो यज्ञ से उत्पन्न होता था। पुराने जमाने में से हर जगह बड़े-बड़े हर जगह घरों के अंदर हर महीने सत्यनारायण कथा होती थी, लोग यज्ञ किया करते थे। ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई थी कि माता पिता बालकन बोलावै, उदर भरई सो गुर सिखावै। आज हम लोग सिर्फ अपने बच्चों को सिर्फ वो ज्ञान दे रहे हैं जिससे वो अपना पेट पालन कर सकते हैं, जिससे वो मतलब नौकरी कर पाए, सरकारी नौकरी जाए, बिजनेस करे। हाँ, तो हम सिर्फ उतना ही भर रहे हैं, हम उनको मेंटली सशक्त नहीं बना रहे हैं। मैं पुरोहित जी के साथ इस बात पर सहमत हूं। तो अगर आपको समाज और ग्रहों से सुरक्षा के लिए देव आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है, सामूहिक तौर पर यज्ञों का आयोजन किया जाना चाहिए। बड़ी बड़ी जगह पर यज्ञों का आयोजन किया जाना चाहिए। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, यज्ञ करने से भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे डॉक्टर ओपी पांडे, उन्होंने बाकायदा एक लेबोरेटरी में यह प्रयोग किया कि जब आप आम की लकड़ी पर गाय का घी डालते हैं तो एथिलीन ऑक्साइड और कोपाइल नाम की गैस उत्पन्न होती है, जो जिस जगह पर यज्ञ किया गया है उसके 100 यार्ड की एरिया तक 1 महीने तक क्लीन रखती है किसी बैक्टीरिया और वायरस से। मतलब प्रूव्ड है, मतलब ये चीजें, और हम इसको फिर भी नहीं कर पा रहे। सनातन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो साइंटिफिक ना हो। बिल्कुल, जो साइंटिफिक नहीं है वो सनातन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सनातन में कुछ भी किया गया है तो हमें अब जरूरत मतलब यही है कि जो चीजें हुई है उसकी तरफ लौट कर आना है। अगर आपको प्रलय से बचना है तो आपको सनातन के रास्ते से
प्रकृति का संरक्षण करना बिल्कुल, होगा, ठीक तो ही आप बच पाएंगे। चलिए इसी नोट पर आज समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन बहुत शुक्रिया राज मिश्रा जी आपका भी और राज पुरोहित मधुर जी आपका भी। इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।